एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हम लोग ग्रोथ काइनेटिक्स की थ्योरी के बारे में डिस्कस कर चुके थे और उसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए थे ग्रोथ काइनेटिक्स के ऊपर। आप लोगों में से जिन्होंने वो नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उसको देख लें। उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हाई यील्डिंग टॉपिक है, काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। और आज हम लोग डील करने वाले हैं मोनोड्स इक्वेजन के बारे में। मोनोड्स इक्वेजन ये भी बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं मोनोड्स इक्वेजन। तो मोनोड्स इक्वेजन सबसे पहली बात समझने की कोशिश करें कि ये जो बैच कल्चर में जो इक्वेजन है और जो कंटिन्यूअस कल्चर में जो इक्वेजन यूज होती है वो थोड़ी सी अलग अलग है, थोड़ी डिफरेंट है और कुछ एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हैं वो आपके ऐड हो जाते हैं जब हम कंटिन्यूअस कल्चर की बात करते हैं। बैच कल्चर में तो जो मैं समझा रहा हूँ वो एज इट इज़ आप उस इक्वेजन को यूज़ कर सकते हैं। बैच कल्चर जिन्होंने नहीं देखा है वो थोड़ा सा मैं उसको ओवरव्यू दे दूँ। बैच कल्चर मतलब क्या हुआ कि इसमें आपने जितना भी इनोकुलम है, जितना भी आपने मीडिया देना था, आपने सब कुछ एक बार में ऐड करके फर्मेंटर को पैक कर दिया और उसके बाद जो भी एक्सपेरिमेंट का ड्यूरेशन था उसके बाद ही आपने उस फर्मेंटर को टच किया और उससे जो भी चीज़ें आपको निकालनी थी वो आपने निकाली। तो बैच कल्चर में अगर आपको थोड़ा सा आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ रखा है तो आपके लिए ये मोनोड्स इक्वेजन कुछ नई नहीं होगी, आपने आराम से समझ में आ जाएगी। तो बैच कल्चर के अंडर में हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं माइकलिस मेंटन इक्वेजन। अगर आपने पढ़ी हुई है माइकलिस मेंटन इक्वेजन, अगर आपको याद है तो जरा देखिए, V इज इक्वल्स टू वी मैक्स इंटू एस अपॉन के एम प्लस एस। तो ये थी आपकी माइकलिस मेंटन इक्वेजन। इसमें रिलेशनशिप किसके किसके बीच में निकाल रहे थे हम लोग। इसमें जो रिलेशनशिप था वो था वेलोसिटी यानी कि रेट ऑफ द रिएक्शन के बीच में, यानी कि ये v जो है स्मॉल, ये जो v है ये वेलोसिटी है। यहाँ पे v मैक्स भी दिया हुआ है। v मैक्स क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी थी। s जो था वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन था और km क्या था, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट था। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे माइकलिस मेंटन इक्वेजन समझाने जा रहा हूँ, नहीं, बस मैं एक ब्रीफ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप इसके एनालॉगस जो हमारी मोनोड्स इक्वेजन है वो बहुत आसानी से समझ सकें। तो ये आपका माइकलिस मेंटन इक्वेजन थी। और अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो मोनोड्स इक्वेजन जो हमारा मेन जो टॉपिक है मोनोड्स इक्वेजन पे आते हैं। मोनोड्स इक्वेजन रिलेशनशिप किसके किसके बीच में आखिर है क्या। तो मोनोड्स इक्वेजन ध्यान से समझिएगा। मोनोड्स इक्वेजन क्या बताता है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का स्पेसिफिक ग्रोथ रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर से समझिए, जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उसका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के ऊपर, ग्रोथ रेट नहीं कह रहा हूं, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम सब जानते हैं कि जैसे ही फर्मेंटर के अंदर में आप अपना मीडिया डालते हैं या सबस्ट्रेट को डालते हैं तो सबस्ट्रेट क्या हो गया, वही मीडिया जो आप यूज कर रहे हैं फर्मेंटर के अंदर। तो जब उसको आप ऐड करते हैं तो कुछ ग्रोथ होती होगी, कुछ ना कुछ ग्रोथ होती होगी। मैं यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रोथ कह रहा हूँ, ग्रोथ नहीं कह रहा। अब जिन व्यूअर्स ने मेरा एक वीडियो जिसमें हम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट और ग्रोथ रेट को कंपेयर करके बताए हैं, अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर के जरूर देखें। आपका जो कॉन्सेप्ट है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे मैं समझा देना चाहता हूँ कि स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या है। वो ग्रोथ रेट नॉर्मल ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम, ग्रोथ रेट पर यूनिट टाइम और जो आपका जो ग्रोथ है, सॉरी, ग्रोथ पर यूनिट टाइम और पर यूनिट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ, जो आपने जो इनोकुलम का जो इनिशियल कंसंट्रेशन था, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इनिशियल कंसंट्रेशन था, उसको भी स्पेसिफिक ग्रोथ रेट में यूज किया जाता है। तो हम नलीफाई कर दे रहे हैं जो भी आपका इनिशियल कंसंट्रेशन था उसका कोई इफेक्ट नहीं रह जाता। तो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जो है वो एक सेम जैसे बनी रहती है शुरुआत के रिएक्शन में और आगे में, मतलब उसका जो इनिशियल कंसंट्रेशन था इनोकुलम का उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता। तो ये हो गया स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। तो सबस्ट्रेट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट पे, ये हमें क्या बताता है, ये मोनोड्स इक्वेजन हमें बताता है। ठीक, तो अब आते हैं एग्जैक्ट इक्वेजन के ऊपर। जो इक्वेजन है मोनोड्स इक्वेजन वो क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू मैक्स इनटू एस अपॉन के एस प्लस एस। तो देखिए ये है ना एनालॉगस, बिल्कुल सेम टू सेम वही इक्वेजन है, बस इसमें पैरामीटर्स जो है वो कुछ
चेंज हो गए हैं। तो समझिए म्यू क्या हो गया, म्यू आपका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट हो गया, जैसे कि मैंने जैसे यहाँ पे बताया भी था, म्यू आपका स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है। म्यू मैक्स क्या है, मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, वो ग्रोथ रेट जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जो मैक्सिमम रीच किया जा सकता है एक इक्वेशन एक रिएक्शन के दौरान, वही आपका म्यू मैक्स है। तो अगर आपको पीछे के लेक्चर्स अगर आपने अच्छे से देखे होंगे तो आपको याद होगा म्यू मैक्स जो है वो लॉग फेज के अंदर रीच कर सकता था, किया जा सकता है। तो म्यू मैक्स के बारे में बात हो गई। और एस क्या हो गया, वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और के एस क्या है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन हो गया। अभी इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। के एस क्या है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, और एस के बारे में हम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बता ही चुके हैं। तो अगर आप वीडियो पॉज करके देखना चाहें तो इनके बीच में ये थोड़ा सा एकदम सेम टू सेम रिएक्शंस हैं, चाहे माइकलिस मेंटन बात करें या आपकी बात करें मोनोड्स इक्वेशन की। तो ये चीजें हो गई। अब जरा समझते हैं इसमें म्यू मैक्स और म्यू के बारे में मैंने आपको समझा दिया, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या होती है उसके बारे में डिटेल में समझा दिया। मैं यहाँ पे बात किसकी करना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ कि सबस्ट्रेट का यहाँ पे क्या मतलब है। देखिए सबस्ट्रेट में हम लोग कार्बन सोर्स भी डालते हैं, नाइट्रोजन सोर्स भी डालते हैं, और बहुत सारी जिस तरीके का जो भी हम चीज़ प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके हिसाब से हम अपना जो सबस्ट्रेट है वो चेंज करते रहते हैं। जनरली कार्बन और नाइट्रोजन सोर्स तो हमें देना ही देना होता है। तो ज्यादातर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब भी हम कह रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि वो सबस्ट्रेट या वो एलिमेंट जो कि उस ग्रोथ रेट को गवर्न करेगा, समझ में आ रहा होगा आपको। तो यानी कि कार्बन और नाइट्रोजन जो है वो अक्सर मेन आपके सबस्ट्रेट्स होते हैं, और यही डिटरमाइन करते हैं, यही सबसे ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट भी उस रिएक्शन के अंदर सबसे ज्यादा डोमिनेंट इफेक्ट यही शो करते हैं। सिंगल सब हम यहाँ पे कहना क्या चाहते हैं, उस सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, सिंगल सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, दैट एक्सर्ट्स डोमिनेंट इफेक्ट। यानी कि इसमें यहाँ के केस में हम कार्बन और नाइट्रोजन के सोर्स की बात यहाँ पे कर रहे हैं, जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग इफेक्ट शो करेगा किस चीज में, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो प्रोडक्शन हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, उसके केस में ग्रोथ जो हो रही है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट लिमिटिंग सबस्ट्रेट, ग्रोथ रेट लिमिटिंग सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट समझिए जरा, ग्रोथ रेट लिमिटिंग सबस्ट्रेट आपने केमिस्ट्री में भी कॉन्सेप्ट समझा होगा लिमिटिंग सबस्ट्रेट का, या लिमिटिंग कंपाउंड का, या लिमिटिंग मॉलिक्यूल का। क्या कॉन्सेप्ट है जरा समझिए। अगर आप एक एग्जांपल लें कि एक कार की फैक्ट्री में आप गए हुए हैं, उस कार की फैक्ट्री में कार के अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। जैसे कि स्टीयरिंग जो है वो 10 स्टीयरिंग एक दिन में मैन्युफैक्चर हो रही है, जो व्हील्स हैं वो 20 व्हील्स एक दिन में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, 20 सेट ऑफ व्हील्स मैं बात कर रहा हूँ, टोटल की बात नहीं कर रहा। 10 आपकी स्टीयरिंग, 20 व्हील्स, आपकी जो बॉडी है वो 40 हो रही है, तो 40 मैन्युफैक्चर हो रही है। तो अब जरा सोचिए कि यहाँ पे सबसे कम कंसंट्रेशन या जो रेट लिमिटिंग जो है ये कौन सा है। अब आपकी कंप्लीट अगर गाड़ी की बात की जाए वो कितनी मैन्युफैक्चर हो पाएंगी, वो उतनी ही मैन्युफैक्चर हो पाएंगी जो सबसे कम जो चीज मैन्युफैक्चर हो रही है उसी के बराबर आपकी पूरी नंबर ऑफ कार्स वो होंगी जो मैन्युफैक्चर हो रही होंगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि 10 स्टीयरिंग्स आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, सबसे मिनिमम यही है, तो कुल मिला के 10 ही गाड़ियां एक दिन में आप मैन्युफैक्चर कर पाओगे। तो सेम चीज यहाँ पे है कि वो कंसंट्रेशन या वो उस चीज का कंसंट्रेशन जो रेट को लिमिट कर रहा है, तो जनरली वो क्या होते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन सोर्सेज होते हैं, वही ग्रोथ को लिमिट करते हैं या ग्रोथ रेट लिमिटिंग होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सबस्ट्रेट में कौन सी ऐसी चीज होती है जो ग्रोथ रेट को लिमिट करती है, तो कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्स, ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं केएस के बारे में। ये केएस आपको दिख रहा है यहाँ पे, केएस क्या है मैंने ऑलरेडी बताया, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कांस्टेंट, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कांस्टेंट। सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कांस्टेंट का यहाँ पे मतलब ये हो गया कि वो यानी कि ऐसा स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जिस पे स्पेसिफिक ग्रोथ रेट हाफ हो जा रहा है, ऐसा कंसंट्रेशन, यानी कि सॉरी ऐसा आप कहेंगे कि इस इतना सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन जिस पे स्पेसिफिक ग्रोथ रेट मैक्सिमम ग्रोथ रेट की हाफ हो जा रही है। जरा समझते हैं इसको एक डायग्राम से।
जरा देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे म्यू यानी कि स्पेसिफिक ग्रोथ रेट और सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया है। तो इस तरीके का कुछ ग्राफ बन रहा है और मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या होगी, इस पॉइंट पे मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, आप देख ही रहे हैं, ये स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, वाई एक्सिस पे एस पे सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन है। तो मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इस पॉइंट पे होगी। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दीजिए तो इस कंसेंट्रेशन पे आपको मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट मिल रही है। सेम टू सेम अगर हम इसका यानी कि स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का हाफ कर दें, सपोज करिए यहाँ पे हाफ आ रहा है, कहीं यहाँ पे हाफ आ रहा है, तो ये हाफ म्यू एम हो गया, यानी कि हाफ म्यू मैक्स होगा, यानी कि हाफ स्पेसिफिक ग्रोथ रेट हो गया। और इसको प्लॉट करते हुए ये जो वाई एक्सिस है इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाले तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें पता चल जाएगा वो सबस्ट्रेट का वो कंसंट्रेशन जिसके ऊपर स्पेसिफिक ग्रोथ रेट हाफ हो जाती है। तो ये वही कंसंट्रेशन है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, केएस। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, आपका केएस यानी कि सबस्ट्रेट स्पेसिफिक कांस्टेंट, इसी को बोला जा रहा है। वो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट जिस पे स्पेसिफिक ग्रोथ रेट हाफ हो जा रही है। ठीक है, तो केएस का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब केएस हमें कई सारी चीजें बताता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि क्या एफिनिटी है। किसकी एफिनिटी की बात कर रहा हूं मैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी क्या एफिनिटी है सबस्ट्रेट की तरफ। अब समझिए कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एफिनिटी हर सबस्ट्रेट की तरफ बराबर नहीं रहती। अगर आप ई कोलाई की ही बात कर लें और आपने अगर डाइऑक्सिक ग्रोथ का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो उसमें क्या हो रहा है कि ग्लूकोज को जो ई कोलाई है वो ग्लूकोज को सबसे ज्यादा पसंद करता है, और जैसे ही आप लैक्टोज मीडिया में ऐड करते हैं ग्लूकोज खत्म होने लगता है तो एक लैग फेज आ जाता है, फिर दूसरा लॉग फेज बनता है, ये आपने देखा होगा। तो एफिनिटी बताता है। अब एफिनिटी को भी किस तरीके से बता रहा है, ध्यान दीजिएगा, केएस और आपकी जो एफिनिटी है या केएस की बात कर रहा हूं, जितना ज्यादा केएस की वैल्यू आएगी, समझने की कोशिश करिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं, जितना ज्यादा केएस होगा उतनी एफिनिटी कम होगी। ए डबल एफ मैं लिख दे रहा हूं, उतनी एफिनिटी कम होगी, और जितना कम केएस होगा उतनी एफिनिटी ज्यादा होगी। तो हमें फायदा कब है, हमें तो फायदा तब है जब केएस कम से कम हो, यानी कि उस सबस्ट्रेट के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एफिनिटी बहुत ज्यादा हो। कम कंसंट्रेशन पे भी हम मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट या हाफ स्पेसिफिक ग्रोथ रेट आराम से पहुंच सके, तो हमारे लिए तो वो जो भी सबस्ट्रेट है वो ज्यादा हमारे लिए यूजफुल है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि केएस की क्या वैल्यू है यहाँ पे, वो समझ पा रहे होंगे। तो ये तो हो गया कि बैच कल्चर के बारे में, ये मैंने समझाया आपको कि बैच कल्चर में मोनोड्स इक्वेशन क्या होती है, आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट बताती है किस चीज के ऊपर, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के ऊपर। उसमें केएस क्या होता है, म्यू मैक्स क्या होता है, म्यू क्या होता है, ये सारी चीजें आपने देख ली। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये हम लोगों ने ग्राफ भी डिस्कस कर लिया कि इसमें हाफ जो ये है ये हाफ म्यू मैक्स है, और जिस कंसंट्रेशन पे, जिस सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पे हाफ म्यू मैक्स रीच करते हैं उसको केएस बोला जाता है। वाई एक्सिस पे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एक्स एक्सिस पे म्यू डिफाइन किया गया है। अब अगर सोचिए, अगर आपने लाइनवीवर बर्ग प्लॉट वगैरह अगर आपने पढ़ा है बायोकेमिस्ट्री में, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमने बस इसकी रेसिप्रोकल कर दिया है, यानी कि म्यू को 1/म्यू कर दिया है, के एस प्लस एस को डिवाइड कर दिया है म्यू मैक्स इंटू एस से। जब आप खुद से ये कॉपी पे करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और आप इस तरीके की एक इक्वेशन पे पहुंच जाएंगे। 1/म्यू इज इक्वल्स टू के एस बाई म्यू मैक्स इंटू 1/s प्लस 1/म्यू मैक्स। इस इक्वेशन पे आप पहुंच जाएंगे। बस आपको करना क्या है, बस इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, कॉपी पे करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये मैंने लिखा है कि टेकिंग द रेसिप्रोकल वैल्यूज फॉर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 ये है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब इसको अगर हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंपेयर करें, देखिए इससे हम मैक्सिमम या म्यू मैक्स निकालने में हमें प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और ये भी समझिएगा कि एक चीज और बताना चाहूंगा इस ग्राफ के माध्यम से कि जैसे ही अब आप इसका सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन आप चाहे जितना आगे बढ़ाते चले जाइए, यहाँ पे अगर 10 था सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, मान लीजिए 10 था,
आप 20, 30, 40 चाहे जितना भी बढ़ाते चले जाएंगे, क्या म्यू मैक्स में कोई चेंज होगा क्या? नहीं, म्यू मैक्स जो है वो इतना ही होता चला जाएगा, क्योंकि इससे ऊपर उसकी स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है नहीं। आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहे जितना बढ़ा लीजिए। हाँ, अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम करते चले जाते हैं तो क्या होगा, ये वापस इसी के थ्रू वापस आता चला जाएगा, इसी ग्राफ के थ्रू ये वापस आता चला जाएगा। तो ये बताना था कि सबस्ट्रेट कंसेंट कुछ एक पॉइंट पे जाकर के जो स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। तो इस पॉइंट के आगे अगर आप बढ़ानेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, किस पे? स्पेसिफिक ग्रोथ रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब वापस आते हैं अपने डिस्कशन पे कि इसको हम लोगों ने रेसिप्रोकल कर दिया तो हमें इस तरीके का एक टर्म मिल गया। इसको हमने y = mx + c, ये क्या है? ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इससे कंपेयर कर दिया। अगर आप y को देखें तो y = क्या है, 1/μ है। mx क्या है? अगर आप x की बात करें तो ये है x है, और m क्या है, ks/μ max है, आपको दिख रहा होगा। अगर हम लोग इसको x समझ लें तो ये m है, ये m है। y = mx + c, हम जानते हैं कि c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट किस पे? इस वाले एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है, y एक्सिस पे इंटरसेप्ट हो गया। क्या हो गया? इंटरसेप्ट 1/μ max, जो c होता है वही इंटरसेप्ट होता है। तो ये 1/μ max आपका इंटरसेप्ट हो गया, किस एक्सिस पे? y एक्सिस पे, ध्यान रखिएगा। और स्लोप क्या हो गया? ks/μ max। स्लोप क्या हो गया? ks/μ max। स्लोप क्या होता है? बेसिकली m होता है, तो ये m ही तो है, ks/μ max ही तो है। अब y इसको समझ लीजिए, ये m हो गया, ये x हो गया, और ये c हो गया, m आ गया आपका स्लोप। तो डायरेक्टली इसके ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ks आपको दिया जाए और स्लोप आपको दे दिया जाए तो आपसे म्यू मैक्स वगैरह पूछा जा सकता है। ग्राफ के क्वेश्चंस में भी इससे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि मोनोड इक्वेशन हम दूसरी तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्या, किस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ज़रा समझिएगा कि देखिए ds/dt, यहाँ पे क्या हम बताना चाह रहे हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का चेंज, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देखिए चेंज हो रहा है ds/dt। ds/dt जैसे ही सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चेंज क्या हो रहा है, बेसिकली कम होता चला जा रहा है। टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके सबस्ट्रेट को कंज्यूम करेंगे, कम होता चला जाएगा सबस्ट्रेट। और साथ ही साथ आपका जो dx/dt है, यानी कि जो बायोमास है, वो इंक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में आपको एक रिलेशनशिप एक अगर स्टैब्लिश करना हो तो ds/dt यानी कि जितनी तेजी से सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कम हो रहा है, उसी के रेशियो में आपका जो सबस्ट्रेट जो बायोमास कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा होगा। लेकिन एक कांस्टेंट की यहाँ पे हमें जरूरत है। वो कांस्टेंट क्या है? 1/y। अब y क्या है? सेल यील्ड कोएफिशिएंट इसको बोल रहे हैं। अगर इसका मतलब समझें, सेल यील्ड कोएफिशिएंट क्या है? यूनिट अमाउंट ऑफ मास प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड, वही है जो मैंने बताया। यूनिट अमाउंट ऑफ मास प्रोड्यूस, इसमें मास तो प्रोड्यूस हो रहा है, बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है, डिवाइड किससे कर दिया? अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कंज्यूम्ड, अमाउंट जो सबस्ट्रेट का कंज्यूम हो रहा है। तो ये सेल यील्ड कोएफिशिएंट एक्चुअली डिपेंड कर रहा है कि कितना कॉम्प्लिकेटेड या कितना कॉम्प्लेक्स आपका मीडियम है। बात समझ रहे होंगे कि अगर आपने बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर आपने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर आपने मीडिया सप्लाई किया तो आपको क्या लगता है कि जो ग्रोथ होगी या जो स्पेसिफिक ग्रोथ होगी या जो बायोमास जो बन रहा होगा, क्या उतनी ही तेज़ी से बनेगा जितना तेज़ी से अगर आप सिंपल सबस्ट्रेट देते तो? नहीं, अगर आप ग्लूकोज दे देंगे तो बहुत ही तेज़ी के साथ स्पेसिफिक ग्रोथ रेट बढ़ेगी। लेकिन अगर आप और कोई कॉम्प्लिकेटेड पॉलीमर दे देंगे तो मुझे नहीं लगता कि स्पेसिफिक ग्रोथ रेट उतनी तेजी से के साथ बढ़नी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। और y जो है वो उस सबस्ट्रेट की जो कंपोजिशन है उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब आते हैं कंटिन्यूअस कल्चर के ऊपर। अगर आपको कंटिन्यूअस कल्चर के बारे में नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। कंटिन्यूअस कल्चर में होता क्या है कि एक बार आप ऐसा नहीं होता बैच कल्चर की तरह एक बार आपने जो भी सबस्ट्रेट था, इनोकुलम था, वो डाल करके पैक कर दिया, ऐसा नहीं होता। उसमें थोड़ा सा परिवर्तन ये होता है कि आप उसमें जो सबस्ट्रेट वगैरह है वो अंदर पोर इन कर सकते हैं, डाल सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसमें से जो भी आउटफ्लो करवा सकते हैं, किन किन चीज़ का, जो भी आपके रिजल्टेंट्स हैं या जो जो आपका
मीडिया के साथ साथ मेटाबोलाइट्स भी निकलते हैं, टॉक्सिन्स भी निकलते हैं, बायोमास भी निकलता है। तो इसमें आप जो सबस्ट्रेट है वो डाल भी सकते हैं और इसमें जो रिजल्टेंट चीज़ें हैं वो आप निकाल सकते हैं साथ के साथ ही। लेकिन एक चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट मेंटेन किया जाता है। यही एक खास चीज़ है कंटिन्यूअस कल्चर की, ध्यान दीजिएगा, यही एक खास चीज़ है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन करने का मतलब, जो ये फ्लो एफ मैंने जो लिखा हुआ है वो फ्लो रेट है, यानी कि आपने जिस फ्लो से अंदर जो सबस्ट्रेट डाला है उसी फ्लो से आप बाहर भी चीज़ों को निकालेंगे, तभी तो कांस्टेंट वॉल्यूम मेंटेन होगा। अगर आप अंदर ज़्यादा डाल देंगे और जो बाहर जो कंस्टिट्यूएंट है वो कम निकाल रहे होंगे, तो उससे क्या होगा कि ये वॉल्यूम जो है जल्दी ही भर जाएगा और ओवरफ्लो होने लगेंगी चीज़ें। तो ये समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और बताना है, यहाँ पे इनफ्लो क्या होगा, यहाँ पे क्या चीज़ें अंदर डालेंगे। जाहिर सी बात है, सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट आपने अंदर डालना शुरू किया। और आउटफ्लो क्या है, क्या क्या चीज़ें बाहर निकल सकती हैं, मेटाबोलाइट्स बाहर निकलेंगे, टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे और बायोमास जो प्रोड्यूस हुआ होगा वो भी बाहर साथ के साथ निकलता चला जाएगा। ठीक है। अब इसके अंदर यानी कि जब हम कंटिन्यूअस कल्चर की बात कर रहे हैं तो कुछ पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, वो समझना ज़रूरी है। एफ क्या हो गया, फ्लो रेट हो गया, ध्यान दीजिएगा, एफ फ्लो रेट है। एस बार क्या है, स्टेडी स्टेट सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन, स्टेडी स्टेट सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। एक्स बार क्या है, स्टेडी स्टेट बायोमास कंसेंट्रेशन। ये दो चीजें हो गई, समझ लीजिएगा इसको। तो अगर हम इस कंटिन्यूअस कल्चर पे अगर हम मास बैलेंस लगाएं, देखिए मास बैलेंस हम किस चीज का लगा रहे हैं, जो भी बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है। मैं यहाँ पे क्लियर भी कर दूं, जो बायोमास प्रोड्यूस हो रहा है उस पे अगर हम मास बैलेंस लगाने चलें तो किस तरीके से लगाएंगे जरा समझिए। जो भी बायोमास हम इनसाइड उसमें पोर कर रहे हैं, जो भी बायोमास हम निकाल रहे हैं उसमें से, और साथ ही साथ जो बायोमास एक्यूमुलेट हो रहा है उसको जोड़ दीजिए, तो ये किसके बराबर हो जा रहा है, टोटल जो एक्यूमुलेशन हो रहा है उसके बराबर हो जा रहा है। ये तो हम मास बैलेंस के समय भी पढ़ चुके थे, आपको याद होगा। तो देखिए, हम जो पोर कर रहे हैं बायोमास जो अंदर इसके हम पोर कर रहे हैं, तो वो क्या है, बायोमास तो हम पोर ही नहीं कर रहे हैं। हमने तो यहाँ पे पहले ही बताया है कि हम सबस्ट्रेट को पोर कर रहे थे, बायोमास को पोर नहीं कर रहे थे। तो देखिए, जो हमने बायोमास को जो पोर किया वो क्या हो गया, वो तो जीरो हो गया ना, वो तो क्लियर हो गया होगा आपको, जीरो हो गया। अब आउट यानी कि जितना बायोमास हम इसमें से निकाल रहे हैं, बायोमास कितना निकाल रहे हैं, ये कितने के बराबर होगा, जो बायोमास हम निकाल रहे हैं इसमें से, ये फ्लो रेट इनटू जो स्टेडी स्टेट बायोमास कंसंट्रेशन है। जो स्टेडी स्टेट बायोमास कंसंट्रेशन मतलब हम इसमें से कितना निकाल रहे हैं, जो बायोमास उसके अंदर मौजूद होगा वो आपका हो गया स्टेडी स्टेट बायोमास कंसंट्रेशन, और एफ तो फ्लो रेट हो गया उसी के बराबर, तो हम उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही तो हम निकालेंगे। तो ये जीरो था और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन था वो हमने यहाँ पे यूज कर लिया, तो एफ इंटू एक्स बार हो गया ये। अब ये इक्वल टू किसके होगा, क्योंकि अब यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि आर जी हमने बताया कि एक्यूमुलेशन हो रहा है बायोमास का कितना ज्यादा। अब आप जरा सोचिए, म्यू यहाँ पे क्या है, म्यू आपका था स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। अब स्पेसिफिक ग्रोथ रेट से ही तो वो ग्रो कर रहा होगा, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जितनी ज्यादा होगी उतना ही तो बायोमास बन रहा होगा। तो हमने स्पेसिफिक ग्रोथ रेट कंसीडर कर लिया, और साथ ही एक्स बार स्टेडी स्टेट बायोमास कंसेंट्रेशन, उस बायोमास को यूटिलाइज करके ही जो ग्रोथ हो रही उस सब ये बायोमास को यूज करके ही ग्रोथ हो रही होगी। म्यू इंटू एक्स बार इंटू वी 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 क्या है, यहाँ पे टोटल वॉल्यूम है, जो फर्मेंटर का जो वॉल्यूम है, टोटल हमें वॉल्यूम निकालना है ना, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में तो निकालना नहीं है, या पर यूनिट वॉल्यूम तो निकालना नहीं है, टोटल वॉल्यूम निकालना है। इसलिए वॉल्यूम से भी यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जो फर्मेंटर का वॉल्यूम है। अब एक्यूमुलेशन, क्या कोई एक्यूमुलेशन भी होता है क्या कंटिन्यूअस कल्चर में? कंटिन्यूअस कल्चर में तो कोई एक्यूमुलेशन होता नहीं है, यानी कि आप एक एंड से सबस्ट्रेट डालते हैं और इधर से आप चीज़ें एग्जिट करवाते रहते हैं, तो एक्यूमुलेशन यहाँ पे जीरो हो गया। अगर आप इनको इक्वेट करिए तो माइनस, और इधर ये भी माइनस इधर चला जाएगा, तो उसको आप सॉल्व करेंगे तो d इज इक्वल्स टू एफ बाय वी, तो ये आ ही जाएगा, एफ बाय वी इज इक्वल्स टू म्यू आ जाएगा। एफ क्या है, फ्लो रेट है, और वी क्या है, वॉल्यूम है। इसी को हमने एक नया टर्म दे दिया है, इसको हम लोग बोल रहे हैं डाइल्यूशन रेट। ध्यान दीजिएगा, इसको बोला जा रहा है क्या, डाइल्यूशन रेट। तो d इज इक्वल्स टू एफ बाय वी इज इक्वल्स टू म्यू, यानी कि डाइल्यूशन रेट और म्यू ये बराबर किसके, दोनों ही बराबर हैं एफ बाय वी के, फ्लो रेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो ये समझ में आ गया होगा आपको डाइल्यूशन रेट का, वही मैं कह रहा था शुरुआत में ही इस
वीडियो के कि इसमें कंटिन्यूअस कल्चर में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होगा जिसको बोल रहे हैं डाइल्यूशन रेट। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। डाइल्यूशन रेट इज इक्वल्स टू एफ बाई वी इज इक्वल्स टू म्यू हो गया, तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई जो आपको यहाँ से मिली। दूसरी इक्वेशन क्या हो गई, डी इज इक्वल्स टू म्यू मैक्स इंटू एस बार अपॉन के एस प्लस एस बार। जरा देखिए तो कि ये हमने यहाँ पे म्यू की जगह, यहाँ से जो हमने फॉर्मूला यूज किया था, म्यू की जगह सीधे सीधे बस डी लिख दिया है, और म्यू मैक्स इंटू एस बार जो स्टेडी स्टेट सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय के एस प्लस एस बार, सेम चीजें हैं, वो हमने यहाँ पे लिख दी है। और फाइनली अगर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो आप एस बार इज इक्वल्स टू के एस डॉट डी यानी इंटू डी डिवाइड बाय म्यू मैक्स प्लस डी, यानी कि डी यहाँ पे क्या है, डाइल्यूशन फैक्टर है। तो इसी इक्वेशन से, इन्हीं इक्वेशन से अक्सर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं मोनोड इक्वेशन के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको बैच कल्चर में मोनोड इक्वेशन का यूज और कंटिन्यूअस कल्चर में मोनोड इक्वेशन का यूज आपको क्लियर रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मेरे साथ अब आप टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे भी लॉगिन कर सकते हैं। हम लोग नए नए मॉक टेस्ट बनाने की प्रोसेस में हैं। जैसे जैसे मॉक टेस्ट अपडेट होते जाएंगे, बनते जाएंगे, वैसे वैसे हम उसे अपनी वेबसाइट पे अपलोड भी करते जाएंगे, और वो आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होंगे, CSIR के लिए भी और गेट के लिए भी। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।